नमस्कार, मैं हूं रमन मंगवाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की खबर पंजाब से। पंजाब में कल 117 सीटों पर वोटिंग को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। गुरदासपुर में पोलिंग बूथों का लिया जा रहा है जायजा। चुनाव के लिए टीमें रवाना करने की तैयारी। तो चुनाव के लिए टीमें रवाना करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंजाब में कल मतदान होना है। 117 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। तो तमाम जो टीमें हैं वो पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना की जा रही हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वोटिंग को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। गुरदासपुर में पोलिंग बूथों का भी जायजा लिया जा रहा है। तो कल मतदान होना है। डिस्पैच सेंटर ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੂਮਸ ਵਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90% ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੋਟਰ चुनाव के लिए टीमें रवाना करने की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब में कल 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। गुरदासपुर की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ का भी जायजा लिया जा रहा है। सारे इंतजाम चुस्त दुरुस्त करने की कवायद प्रशासन की तरफ से। कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है इस वक्त चुनाव में। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पोलिंग बूथ पर की जा रही हैं। जो टीम्स हैं उन्हें रवाना किया गया है अलग अलग पोलिंग स्टेशंस के लिए। तो ये गुरदासपुर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में कल 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। एक ही दिन में पूरी प्रक्रिया खत्म की जाएगी। चुनाव एक ही चरण में पंजाब में किया जा रहा है। 117 सीटों पर कल चुनाव होना है। तो पंजाब के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कल करेंगे। तो हमारे सहयोगी सतनाम जुड़ चुके हैं। सतनाम, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं प्रशासन की तरफ से? जी रमन, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि गुरदासपुर पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन की तरफ से चुनाव प्रक्रिया की जो तैयारियां हैं पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि गुरदासपुर जिले में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं और 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 7 अलग अलग से टीमें जो बना दी गई हैं, जो इन चुनाव प्रक्रिया के ऊपर तीखी नजर रखेंगे। और दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा रखी हुई है। पूरे पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। और जैसे मैं ये बता दूं यहाँ पे कि माजा में पहले पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया गया है अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की तरफ से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी सिविल प्रशासन और इलेक्शन कमीशन की बन जाती है कि लोगों की जो सुरक्षा के मद्देनजर और वोटिंग प्रक्रिया जो सही ढंग से हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन ने गुरदासपुर की तरफ से सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडे आतंकियों को बल मिला है, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। समाजवादी तुष्टीकरण के यार हैं। अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। मुंह में राम बगल में आतंकी। तो अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। हम आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे, ये कहा अनुराग ठाकुर ने। अखिलेश घर पर आतंकियों को बुलाकर बिरयानी खिलाते हैं। ये समाजवादी नहीं, समाज विरोधी पार्टी है। लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर अटैक करने के जहां पर 7 सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने उनके केसों को वापस करने की बात कही जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इसी तरह से ही समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप और कई ऐसे लेख लिखे गए कि सिमी के ऊपर बैन नहीं लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा। अलकायदा के जो ऑपरेटिव लखनऊ में पकड़े गए तो इन्होंने सवाल खड़े कर दिए पुलिस की जांच पर और एटीएस पर। यह अपने आप में दिखाते हैं इनका आतंकी प्रेम। राम नरेश यादव जी हों और बाकी जो नेता हों, उन्होंने तो समय समय पर, मैं बाकियों के नाम लूं,
ये सब लोगों ने बार बार कहीं ना कहीं आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कही है। दूसरी ओर भाजपा ने जीरो टॉलरेंस की बात कही है। बाटला हाउस कांड तो आप भूले नहीं होंगे। मोहनचंद शर्मा जी, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सपा और कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कहा था कि सोनिया जी उन गुनहगारों के घरों पर जाकर फूट फूट कर रोई थी, लेकिन सोनिया जी राहुल गांधी जी के पास शहीद मोहनचंद शर्मा जी के घर जाने का समय नहीं था, ना अखिलेश जी के पास था, न इनके बाकी नेताओं के पास था। केवल अकेले अखिलेश यादव जी नहीं, आजम खान हो, अबू आजम हो, ऐसे इनके बड़े नेता सब पुलिस वाले शहादत उनके घर पे नहीं गए। जिनको आतंकवादी होने के आरोप में पकड़ा गया, उनके घर पर उन लोगों के परिवारों से मिलने गए। ये आतंकवादियों को, उनके परिवारों को संरक्षण देने का काम सपा करती है, भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलती है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने लखनऊ में, बनारस में, अयोध्या में, रामपुर में बम धमाके किए? उनके खिलाफ मुस्लिम युवकों के आतंकी जो चार्जेस हैं उनको वापस लेने की बात उस समय अखिलेश यादव जी ने कही और करने का काम भी किया। ये तो भला हो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। ये यात्रा यही नहीं रुकती। मैं एक और, आज जब चुनाव आए तो अखिलेश जी कहते हैं हम अयोध्या में जमीन लेकर देंगे, बनारस में जमीन लेकर देंगे, 5 घर खरीद के देंगे। मुंह में राम, बगल में आतंकी, ये अखिलेश यादव जी की सोच है। तुष्टिकरण की राजनीति का एक और उदाहरण आपके सामने देखने को मिलता है। और ये तो जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, एटीएस और पुलिस पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर पर बिरयानी खाने बुलाते हैं, उनके समर्थकों को बुलाते हैं। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने की बात अखिलेश जी उस समय करते थे। और जैसे सत्ता में आए 2013 में चार्जेस ड्रॉप कर दिए, कोर्ट चले गए, जांच नहीं की अखिलेश जी की सरकार ने, सीधा कोर्ट में जाके चार्जेस ड्रॉप करने की बात कही। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया और क्या कहा कोर्ट ने कि आज आतंकियों को छोड़ दोगे तो क्या कल उनको पद्म भूषण दोगे? 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था?
जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? मैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की बात करूं, लोगों की जानें गई, घायल हुए, लेकिन कनेक्शन तार सीधे जुड़े थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। और इसलिए शायद पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। तो नीरज, यहां अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी का जो हाथ है वो आतंकवाद के साथ बताया। चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में एक चुनावी मुद्दा और खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में। चुनाव में अब आतंकी और आतंकवाद ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उसकी एंट्री हो गई है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, हालांकि आरोप बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा है कि सपा नेताओं से जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के तार हैं ये जुड़े हुए हैं और इस पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं। तो एक बड़ा सवाल उठाया है और निश्चित तौर पर इसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये आतंकवाद की बात की गई है, आतंकवादियों का जो फैसला अभी आया है अहमदाबाद में, जिसमें कई लोगों को मृत्युदंड दिया गया है, उसके एक दोषी को जो संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, तो इस पर निश्चित तौर पर जो जनता है वो भी जानना चाहती है कि आखिर क्या ये पूरा मसला है। क्योंकि जब भी आतंकवाद या आतंक की कोई बात होती है तो इसमें तमाम दल एक हो जाते हैं और वो तो अगर कहा जाए राष्ट्र के लिए एक हो जाते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं वो निश्चित तौर पर एक डर पैदा करती हैं और जो सवाल उठाए बेहद गंभीर है और आरोपों का जो जवाब है वो समाजवादी पार्टी को देना होगा। हाँ बिल्कुल नीरज, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसके हिसाब से भी क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जवाब देगी? ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मामले पे फिलहाल समाजवादी पार्टी जवाब देगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने इस बात बिल्कुल साफ तौर पर कही कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के जो 49 दोषी हैं उनमें से एक मोहम्मद सैफ नाम का जो दोषी है वो समाजवादी पार्टी के एक नेता से शादाब अहमद, ये उनका बेटा है। लेकिन अखिलेश यादव उस पर चुप है और केंद्रीय मंत्री ने शादाब अहमद और अखिलेश यादव की फोटो भी दिखाई। तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बिल्कुल नीरज, और चुनावी माहौल है तो ऐसे में हर बात मुद्दा बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब में चुनावी आहट के साथ ही प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लुधियाना में चुनाव के लिए टीमें रवाना करने की तैयारियां हो गई हैं। सुरक्षाकर्मी भी चुनाव ड्यूटी के लिए तैयार है। पोलिंग टीमों को मशीन मिलनी शुरू हो गई हैं। ईवीएम मशीन दी जा रही हैं। शाम को 5 से 6 बजे ही पीपीई किट पहनेंगे चुनाव कर्मी, क्योंकि इसी समय पर संदिग्ध मरीजों को वोट डालने की अनुमति होगी। डस्टबिन और पीपीई किट बीएलओ पोलिंग बूथों पर पहुंचा चुके हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता अरविंदर सिंह सराना ने जायजा लिया। तो पंजाब में चुनाव रण को लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल यानी कि 20 तारीख को वोटिंग पड़नी है। उसी लड़ी के तहत हम लोग लुधियाना के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहां से अलग अलग बूथों के लिए वोटिंग मशीनें रवाना की जा रही है। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर अलग अलग जो बूथ के लिए एक जो मशीनें हैं वो यहां से काउंटिंग करके गिनती करके रवाना की जा रही हैं। जितने भी चुनाव बूथ हैं खासकर लुधियाना में जो पड़ते हैं वहाँ के लिए तैयारियां हो रही हैं। आपको तैयारियां दिखा रही हैं कि पंजाब में लंबे प्रचार के बाद अब प्रचार थम चुका है और प्रचार थमने के बाद अब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। वोटिंग प्रक्रिया को लेके कल 20 फरवरी को वोट पड़ने हैं। जिस जगह आपको दिखा दें कि ये जो मशीनें हैं, ये मशीनें अलग अलग पोलिंग बूथ स्टेशन के लिए रवाना की जा रही हैं यहाँ से, और तैयारी पूरी मुकम्मल की जा रही है। अब 20 तारीख को किस पार्टी को पंजाब की जनता फतवा देती है ये तो 10 मार्च को जब ये मशीनें खुलेंगी तब पता लगेगा। लेकिन हर पार्टी अपनी पूरी तैयारी से इस चुनाव रण में उतरी हुई है और अपनी जीत का दावा कर रही है। लुधियाना से न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अरविंदर सराना। तो पूरी कोशिश है और पूरी तैयारियां भी इस बात को लेकर हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से वोट डालने की भी अपील की। भटिंडा की हम बात कर रहे हैं, इस बार पहली बार 16,000 के करीब नए मतदाता वोट डालने वाले हैं।
मैं विनीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर कम ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ इस्तेमाल कर सको। और अगली खबर जींद हरियाणा से। बुलेट को लेकर एएसआई एसएचओ में धक्का मुक्की। बुलेट के चालान को लेकर हंगामा, पुलिस ने किए 35,000 तक के चालान। धक्का मुक्की का वीडियो हुआ वायरल। जींद में बुलेट को लेकर धक्का मुक्की और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जींद की तस्वीरें हैं जहां चालान को लेकर हंगामा हो गया और ये वीडियो पुलिस का वायरल हो गया। धक्का मुक्की का वीडियो हुआ वायरल। बुलेट के चालान को लेकर ये हंगामा हुआ। जींद हरियाणा की खबर। बुलेट को लेकर एएसआई और एसएचओ में धक्का मुक्की। तो बुलेट के चालान को लेकर हुआ हंगामा, एसएचओ और एएसआई के बीच धक्का मुक्की का ये वीडियो वायरल हो गया। हरियाणा के जींद की एक घटना है और ये तस्वीरें। और अगली खबर उत्तराखंड से। टिहरी के चंबा नगर पालिका क्षेत्र में नेशनल हाईवे की हालत बेहद खराब है। सड़क के दोनों ओर की नालियां टूटी हुई हैं जिस वजह से सड़क पर पानी आ जा रहा है और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क चंबा नगर पालिका क्षेत्र को कई शहरों से जोड़ती है। यहाँ के सभासद ने लोक निर्माण विभाग से इसकी जल्द मरम्मत की मांग की है। और ये जिला मुख्यालय टिहरी को सड़क जाती है और ये NH 707 राष्ट्रीय राजमार्ग ISBT देहरादून विभाग के अंतर्गत आती है। मैंने कई बार पहले भी 2 साल से इस सड़क के और इस नाली के मरम्मत के लिए कहता आ रहा हूँ और समय समय पर मैंने उनको पत्र भी लिखे हैं। अधिशासी अभियंता से मेरी मौखिक रूप से फ़ोन पर दूरभाष पे वार्ता हुई है और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि काम हो जाएगा तो मगर अभी तक ये काम नहीं हुआ है और शायद वो भी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। जब तक कोई दुर्घटना ना हो, जनहानि ना हो, तब तक वो भी संज्ञान लेने के लिए नहीं मान रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आज मैंने जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल को पत्र लिखा है और मैंने उनसे मुलाकात की है और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और मैं जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगली खबर राजस्थान से। कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का अधिवेशन में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद। अधिवेशन में बजट को लेकर दिए जाएंगे सुझाव। संगठन कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा होगी। तो जयपुर से खबर। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का अधिवेशन और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अधिवेशन में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद हैं। अधिवेशन में बजट को लेकर सुझाव दिए जाएंगे। तो जयपुर से खबर। संगठन और कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा होगी। बजट से पहले और 3 साल और जो 70 से लेके 80% तक 3 साल में हमारे जन घोषणा पत्र के वादे पूरे हो गए, उन सब के ऊपर हम लोग खुली चर्चा करेंगे। जो भी बोलना चाहेगा उसको बोलने का मौका देंगे। जितना समय पीरियड है उसमें जितने हम बुलवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे। किस प्रकार से हमारी जो 3 साल से गुड गवर्नेंस है, जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो किस प्रकार से जनता धरातल के ऊपर उतर पा रही है, जनता को क्या क्या लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की जो 8 साल की विफलताएं हैं जिससे लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, उनके ऊपर भी हम खुली चर्चा करेंगे। हम लोग जो बजट पहले दिया
उसमें क्या अच्छी चीज थी, कौन सी चीज धरातल पे उतरी, नहीं उतरी, क्यों नहीं उतरी। और जयपुर में पबजी के शौक ने छात्र की जान ले ली और पबजी का शौक बेहद खतरनाक होता चला जा रहा है। जयपुर में पबजी के शौक ने छात्र की जान ले ली। तो जयपुर की एक घटना है जहां पबजी गेम खेलने के लिए छात्र ने फ़ोन की डिमांड की थी, लेकिन जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। पंखे पर लटकने से छात्र की मौत हो गई। जयपुर के सोडाला इलाके की ये घटना है। तो जयपुर के सोडाला इलाके की एक घटना है जहां पबजी के लत ने एक छात्र की जान ले ली। जयपुर में पबजी गेम के शौक ने ली बच्चे की जान। पबजी गेम खेलने के लिए छात्र ने फ़ोन मांगा था, लेकिन जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो पंखे पर लटकने से उसने आत्महत्या कर ली। पंखे पर लटक के। पुलिस थाना सोडाला का ये मामला है, जयपुर का। जयपुर के सोडाला इलाके की ये घटना है। तो लगातार पबजी को लेकर इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। जैनापुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है और मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। तो ये शोपियां की खबर है जहां पर जैनापुरा इलाके में ये सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एक आतंकी मारा गया है और 2 जवान शहीद हो गए। और आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर, जहां योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कोटि नमन करते हुए आप सभी सीतापुर जनपद की जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि भी है। आचार्य नरेंद्र देव एक समाजवादी चिंतक थे, सही मायने में समाजवादी थे। उन्होंने अपने लिए नहीं हुए जीवन जिए थे, समाज और राष्ट्र के लिए उनका जीवन समर्पित था। मैं इस अवसर पर आचार्य नरेंद्र देव जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आचार्य नरेंद्र देव जी की पावन जन्मभूमि यही अहमदाबाद है। जो लोग आज समाजवाद के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं, इन्होंने अगर आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी चिंतकों से कुछ भी प्रेरणा ली होती तो आज के समाजवादी वास्तव में कुछ सुधरे हुए दिखाई देते। लेकिन जैसे इन्होंने तय कर दिया है कि ये सुधरेंगे नहीं, इन लोगों के नाम और काम में भारी अंतर है। नाम तो समाजवादी है, लेकिन काम आतंकवादी है, सोच परिवारवादी है। मैंने आतंकवादी इसलिए कहा, यद्यपि इसकी बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है। ये दंगावादी भी है, तमंचावादी भी है, आतंकवादी भी है, परिवारवादी भी है। मैंने ये इसलिए कहा, कल गुजरात की अहमदाबाद की एक न्यायालय ने गुजरात के सीरियल बम ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भाइयों बहनों, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी है
और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जिस आतंकवादी का संबंध है उसमें से एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ फोटो खिंचा करके समाजवादी पार्टी का प्रचार भी कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। और ये पहली बार नहीं हुआ। जब 2012 में श्रीमान अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उस समय मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता के लिए पहला फैसला क्या होगा यह निर्णय लेना था, तो आपको याद होगा उन्होंने किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, प्रदेश की सुरक्षा के लिए नहीं, प्रदेश की आस्था के लिए नहीं, उन्होंने पहला फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले। और इंडिया स्टेट में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।